2011 वर्ल्ड कप की वो ऐतिहासिक जीत तो आपको याद ही होगी, लेकिन क्या आप इस जीत के पीछे की कहानी जानते हैं? क्योंकि इस जीत की असली सच्चाई इतनी खौफनाक है कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 1983 से, जब पहली बार कपिल देव की लीडरशिप में भारत ने लॉर्ड्स के हिस्टोरिकल ग्राउंड पर विश्व कप जीता। ये वो वक्त था जब भारत क्रिकेट की दुनिया में सबसे कमजोर टीम मानी जाती थी और 1983 से पहले भारतीय क्रिकेट टीम को कोई जानता तक नहीं था। लेकिन जब कपिल देव की कैप्टेंसी में भारत ने पहली बार क्रिकेट की दुनिया पर बादशाहत कायम की, तब वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीमों में भी भारत का खौफ पैदा हो गया। लेकिन इसके बाद क्रिकेट पर भारत की हुकूमत ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाई और कपिल देव के बाद अजहरुद्दीन, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ जैसे एक से बढ़कर एक दिग्गज कप्तान हुए, लेकिन कोई भी इस ट्रॉफी को जीत नहीं पाया। यहाँ तक कि 1996 में तो भारतीय फैंस टीम की परफॉर्मेंस से इतने नाखुश हुए कि उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट चल रहे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में स्टेडियम में ही आग लगा दी। दरअसल इस मुकाबले में भारत को 292 रनों का टारगेट मिला था। हालांकि यह टारगेट उतना टफ नहीं था क्योंकि भारत ने 98 रनों पर सिर्फ 2 विकेट गंवाए थे। लेकिन इसके बाद अचानक ही भारतीय बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है और महज 120 रनों पर ही 8 विकेट गिर जाते हैं। इसके बाद इंडियन फैंस के अंदर निराशा की एक ऐसी आग फूटी जिसने स्टेडियम को ही जलाकर राख कर दिया और मैच को रोकना पड़ा। और आखिरकार मैच रेफरी क्लाइव लॉयड ने श्रीलंका को विनर घोषित कर दिया। इस तरह ये वर्ल्ड कप भी भारत ने गंवा दिया। इसके बाद 1999 के वर्ल्ड कप में भारत को वर्ल्ड कप जीतने का एक और मौका मिलता है, लेकिन अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बाद ऑस्ट्रेलिया से भी हार जाने के कारण ये वर्ल्ड कप भी भारत अपने हाथों से गंवा देता है। इसके बाद 2003 के वर्ल्ड कप में भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने का जिम्मा सौंपा जाता है सौरव गांगुली को, जो उस समय भारत के वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी थे। सौरव गांगुली 2003 तक अपनी लीडरशिप में इंडिया की सबसे खतरनाक टीम बना चुके थे, जिसमें सचिन और सहवाग जैसी ओपनिंग जोड़ी थी और मिडिल ऑर्डर में गांगुली, राहुल द्रविड़, कैफ के अलावा युवराज सिंह जैसा हिटर बैट्समैन मौजूद था। वहीं बॉलिंग अटैक में जहीर खान और नेहरा जैसे घातक बॉलर भी थे और भारत की टीम इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे खतरनाक टीम मानी जा रही थी। और इसका नतीजा ये हुआ कि भारत 2003 के इस वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंच गया। इस वक्त तक ऐसा लगने लगा था कि शायद इस बार इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगी, लेकिन फाइनल में भारत का सामना किसी ऐसी वैसी टीम से नहीं था, बल्कि भारत का सामना था ऑस्ट्रेलिया से, जो नॉकआउट मुकाबलों में अजेय मानी जाती थी। इस फाइनल में रिकी पॉन्टिंग ने भारत की बॉलिंग लाइनअप की कमर तोड़ते हुए लाजवाब 140 रन ठोक दिए और इस तरह इस फाइनल में भारत के सामने 360 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट सेट किया, जिसका नतीजा ये निकला कि भारत इस स्कोर को चेस करते हुए मैच 234 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और ये वर्ल्ड कप भी भारत के हाथों से निकल गया। अब भारतीय टीम पर चोकर्स का अटैक लग चुका था और भारतीय खेमे से लेकर भारतीय दर्शकों तक हर जगह सिर्फ निराशा और नाउम्मीदी ही नजर आ रही थी। इस तरह वक्त का पहिया घूमते घूमते 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप पर आ जाता है। इस बार एक नई आशा और उम्मीद के साथ भारत की कमान राहुल द्रविड़ को दी जाती है। दरअसल ये वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में खेला जाने वाला था और इस बार भारतीय टीम में ऑलमोस्ट सारे वही प्लेयर थे जो कि 2003 के वर्ल्ड कप में थे। हालांकि इस बार टीम में धोनी की भी एंट्री हो चुकी थी। भारत का पहला मुकाबला बांग्लादेश के साथ खेला गया, जिसमें भारत को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। ये भारतीय टीम की एक शर्मनाक हार थी, क्योंकि भारत का बांग्लादेश जैसी टीम से हार जाना किसी भी इंडियन फैन की समझ से बाहर था। इसके बाद बरमूडा से एक जीत के बाद भारत का सामना श्रीलंका से हुआ और भारत ने ये मैच भी शर्मनाक तरीके से गंवा दिया। भारत ग्रुप स्टेज में तीसरे नंबर पर रहा और फाइनली वर्ल्ड कप की रेस से बाहर हो गया। इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने भारत को हराकर भारत को ऐसा जख्म दिया था जिसे भारत कभी भी नहीं भूल पाया। ग्रुप स्टेज से बाहर होने के बाद इंडियन क्रिकेट टीम का बॉयकॉट होना शुरू हो गया। इंडियन टीम को अब हर तरफ से गालियां पड़ रही थी। वहीं इसी समय भारत के कोच ग्रेग चैपल का टीम के साथ विवाद भी निकलकर सामने आता है। अब इंडियन क्रिकेट पूरी तरह से कोलैप्स कर रहा था। इस दौर में भारत को उसी तरह से ट्रोल किया जा रहा था जैसे आज इंडिया के अंदर पाकिस्तान को किया जाता है। भारतीय क्रिकेट इतिहास में इस दौर को इंडिया का ब्लैक टाइम भी कहा जाता है और इस दुखद दौर से गुजर रही टीम इंडिया को अब तलाश थी एक नए कप्तान की, एक ऐसा कप्तान जो एक बार फिर से क्रिकेट की दुनिया में भारत की बादशाहत कायम कर सके। तभी 2007 में होने वाली T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत का कप्तान MS धोनी को बनाया जाता है और इस तरह धोनी एक बेहद कठिन सिचुएशन में एक लीडर के रूप में सामने आते हैं और धोनी ने इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। MS धोनी ने अपनी लीडरशिप के अंडर भारत को पहले ही साल में वर्ल्ड चैंपियन बना दिया और इंडियन टीम को क्रिटिसाइज करने वाले मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए। लेकिन अभी भी इंडियन फैंस को जरूरत थी एक ODI वर्ल्ड कप की, जो कि 2011 में होने वाला था। और 2011 तक धोनी टीम इंडिया के लिए एक महान फिनिशर के साथ साथ महान लीडर भी बन चुके थे और अब पूरा भारत धोनी से एक ओडीआई वर्ल्ड कप की मांग कर रहा था, क्योंकि 28 सालों का ये सूखा अब अकाल में बदल चुका था।
वहीं ऑस्ट्रेलिया की सालों से चली आ रही हुकूमत भी इंडियन फैंस को कांटों की तरह चुभ रही थी। इसके अलावा क्रिकेट का भगवान भी कम से कम एक विश्व कप की आस में बूढ़ा हो रहा था और संन्यास लेने की कगार पर था। और पूरी दुनिया का कहना था कि मास्टर ब्लास्टर को कम से कम एक वर्ल्ड कप तो मिलना ही चाहिए, और जिसका जिम्मा अब धोनी के कंधों पर था। उधर इस वर्ल्ड कप की मेजबानी एशियन टीम्स को मिलती है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को इसका जिम्मा दिया जाता है। लेकिन 2009 में श्रीलंका की टीम पर हुए आतंकी हमले के कारण पाकिस्तान से वर्ल्ड कप होस्ट करने की अथॉरिटी वापस ले ली जाती है। इस तरह भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका ही इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाले थे। लेकिन भारत के लिए जो सबसे अच्छी बात थी वो ये कि इस वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबले भारत में ही होने वाले थे, जिसका फायदा सबसे ज्यादा भारत को ही मिलने वाला था। वहीं टूर्नामेंट से पहले क्रिकेट के भगवान यानी कि सचिन ने यह अनाउंस कर दिया था कि इस वर्ल्ड कप के बाद वो संन्यास ले लेंगे, जो कि टीम के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी बन गई थी कि सचिन की विदाई कम से कम एक वर्ल्ड कप के साथ तो होनी ही चाहिए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर एक वर्ल्ड कप की आस में बूढ़े होते जा रहे थे। लेकिन उनका सपना था कि वो वर्ल्ड कप जीत कर ही रिटायर होंगे, और इस तरह ये वर्ल्ड कप सचिन का लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला था। हालांकि ये वर्ल्ड कप भारत के लिए उतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, श्रीलंका के अलावा पाकिस्तान जैसी वर्ल्ड क्लास टीमें अपने प्राइम दौर से गुजर रही थी। लेकिन उधर भारत के पास भी एक से बढ़कर एक खूंखार शेर मौजूद थे, और हर खिलाड़ी मैदान पर मैच जीतने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। और इन सब के अलावा इस बार महेंद्र सिंह धोनी जैसा मास्टरमाइंड फिनिशर और शातिर कप्तान भी टीम में मौजूद था। अब 2011 का वर्ल्ड कप शुरू होता है, जहां भारत का पहला मैच बांग्लादेश से था। ये वही बांग्लादेश था जो 2007 के वर्ल्ड कप में भारत की बदनामी का सबसे बड़ा कारण बना था। इसलिए इस बार भी 2007 वाला डर भारतीय दर्शकों को सता रहा था कि कहीं इस बार भी बांग्लादेश इंडिया को हरा ना दे। लेकिन भारत इस बार फुल तैयारी और जोश के साथ मैच की शुरुआत करता है। 19 फरवरी 2011 को खेले जा रहे विश्व कप के इस पहले मैच में भारत पहले बल्लेबाजी करता है, और इस मैच में बेखौफ वीरेंद्र सहवाग शानदार 175 रन जड़ देते हैं। सहवाग के अलावा विराट कोहली भी वर्ल्ड कप में अपना पहला शतक लगा देते हैं, और इस तरह भारत बांग्लादेश के सामने 371 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट सेट कर देती है, जिसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 283 रनों पर ही ढेर हो जाती है, और वर्ल्ड कप के पहले ही मैच को शानदार तरीके से जीतकर भारत वर्ल्ड कप के इस अभियान को शुरू करता है। इसके बाद वर्ल्ड कप का अगला मैच इंग्लैंड के साथ होता है, जिसमें सचिन के शतक की बदौलत इंडिया 339 रनों का टारगेट इंग्लैंड को देता है। लेकिन इंग्लैंड की जबरदस्त बैटिंग की बदौलत ये मैच टाई हो जाता है, और ये इस वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए चिंता की बात थी, और सारे फैंस काफी निराश थे, क्योंकि इस टूर्नामेंट में अब तक जहीर खान के अलावा कोई भी बॉलर कोई खास परफॉर्म नहीं कर रहा था। हालांकि इसके बाद भारत आयरलैंड और नीदरलैंड को हराकर अपनी सिचुएशन को मजबूत कर लेता है। अब अगला मैच अफ्रीका से होता है, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ता है, और अब भारत के लिए लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला बचा हुआ था, जो कि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट चेन्नई के मैदान पर खेला जाना था। और इस मैच में भी इंडिया पहले बैटिंग करती है, और जब शुरुआती ओवर्स में सचिन बैटिंग पर थे, तभी एक अंदर आती हुई बॉल पर कैरेबियन प्लेयर्स आउट की अपील करते हैं, लेकिन अंपायर इस अपील को नकार देते हैं। लेकिन उधर सचिन तेंदुलकर अपनी ईमानदारी दिखाते हुए वापस पवेलियन चले जाते हैं, जो कि सभी इंडियंस के लिए एक प्राउड मोमेंट था। और शायद यही रीजन है कि सचिन को क्रिकेट की दुनिया में भगवान के नाम से जाना जाता है। सचिन के बाद इंडियन बैटिंग लाइनअप ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, लेकिन इस मैच में युवराज सिंह आखिर तक डटे रहे। गर्मी के कारण इस मैच में युवराज की हालत बेहद गंभीर हो गई थी, और बीच मैच में उनसे कई बार कहा गया कि वो रिटायरमेंट हो जाएं। लेकिन इन सब हालातों के बाद भी वो हाफते दौड़ते एक छोर को थामे रहे, और शानदार 113 रनों की पारी खेलकर भारत को 268 रनों तक पहुंचा देते हैं। और इस मैच के बाद युवराज के फेफड़ों में ट्यूमर की खबर पूरे देश में फैल जाती है। वहीं दूसरी तरफ इस टारगेट को चेस करने के लिए वेस्ट इंडीज ने लाजवाब शुरुआत की, लेकिन भारत की कसी हुई गेंदबाजी के आगे वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए, और नतीजा ये हुआ कि वेस्ट इंडीज 188 रनों पर पूरी तरह से कोलैप्स कर जाती है, और भारत लीग स्टेज में 4 जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ उनका मुकाबला होना था ऑस्ट्रेलिया से, जो भारत के लिए हमेशा से नाइटमेयर साबित होती रही है। और इस बार भी क्रिकेट पंडित्स भारत की हार का अनुमान लगाने लग गए। लेकिन इस बार भारत इस वर्ल्ड कप में कुछ अलग ही इरादे के साथ खेल रहा था, और भारतीय शेरों को हराना इतना आसान नहीं था। इस तरह ये मैच स्टार्ट होता है, और ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करते हुए रिकी पॉन्टिंग के शतक की बदौलत 260 रन बनाती है। वैसे तो ये टारगेट उतना आसान नहीं लग रहा था, लेकिन ब्रेटली और मिचेल जॉनसन जैसी खूंखार गेंदबाजों के सामने ये टारगेट उतना भी आसान नहीं था। भारत ने वीरेंद्र सहवाग का विकेट जल्दी खो दिया, लेकिन इसके बाद सचिन और गंभीर ने भारत को संभाला, और दोनों ही बैट्समैन ने 50 जड़ दी। लेकिन इसके बाद जब भारत एक बार फिर से मुश्किल में दिखाई पड़ा, तब युवराज सिंह ने सुरेश रैना के साथ मिलकर भारत को जीत की दहलीज पर पहुंचाया, और 48वें ओवर की दूसरी बॉल पर ब्रेटली की गेंद पर चौका जड़कर
भारत ने क्रिकेट की दुनिया से कंगारुओं की बादशाहत को छीन लिया और इस जीत के बाद युवराज सिंह अपने घुटनों पर बैठकर शेर की तरह दहाड़ कर सेलिब्रेशन कर रहे थे और मानो कंगारुओं से ये कह रहे थे कि अब क्रिकेट का नया बादशाह भारत बन चुका है। और इस तरह भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाता है जहां उसका सामना अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी कि पाकिस्तान से होने वाला था। पाकिस्तान इस सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज जैसी टीमों को हरा कर आया था, यानी अब इस सेमीफाइनल में कांटे की टक्कर होने वाली थी। इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में ये मैच शुरू होता है। MS धोनी पहले बैटिंग करने का फैसला लेते हैं। हालांकि अच्छी शुरुआत के बाद भारत की बैटिंग लाइनअप उतना खास परफॉर्म नहीं कर पाती और सचिन के 85 रनों के दम पर भारत 260 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देता है। इस मैच में सचिन को 5-5 जीवन दान मिले थे जो भारत के लिए एक बड़ा फैक्टर साबित हुए। 260 रनों के जवाब में पाकिस्तान इंडियन बॉलिंग अटैक के सामने 231 रनों पर ही ढेर हो जाती है और इस तरह भारत इस ऐतिहासिक जीत के साथ फाइनल में पहुंच जाता है। इस वक्त भारत में क्रिकेट को लेकर एक अलग ही माहौल बन गया था। देश के कोने कोने में बस क्रिकेट की ही चर्चाएं हो रही थी और अब फाइनल में भारत का सामना श्रीलंका से होने वाला था। उस वक्त श्रीलंका की टीम में कुमार संगकारा, दिलशान और महिला जयवर्धने जैसे दिग्गज बल्लेबाजों के अलावा लसित मलिंगा और मुथैया मुरलीधरन जैसे वर्ल्ड क्लास और खतरनाक बॉलर्स थे जिनके सामने मैच जीतना इतना आसान नहीं होने वाला था। इसी बीच तारीख आती है 2 अप्रैल 2011। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम इस कदर भर जाता है कि पूरे स्टेडियम में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। बॉलीवुड स्टार्स से लेकर अंबानी, अदानी, ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा देश वानखेड़े स्टेडियम पहुंच गया हो और पूरे देश की बस यही ख्वाहिश थी कि कैसे भी करके ये वर्ल्ड कप भारत जीत जाए। और इस तरह इस महामुकाबले की शुरुआत होती है। इस दिन भारत की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। रेडियो से लेकर टीवी तक हर स्क्रीन के सामने करोड़ों चेहरे भारत की जीत की आस लगाए हुए बैठे थे। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका 4-4 चेंजेस के साथ ये फाइनल मैच खेलने उतरती है और अब पूरे देश में रोमांच चरम सीमा तक पहुंच गया था। श्रीलंकन टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करती है और श्रीलंका की तरफ से दिलशान और उपुल थरंगा की बेहतरीन सलामी जोड़ी मैदान में उतरती है। वहीं पूरे वर्ल्ड कप में अपनी करिश्माई गेंदबाजी से बल्लेबाजों के चारों खाने चित करने वाले जहीर खान इस मैच में अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंक देते हैं और मैच 2 रन के स्कोर पर ही थरंगा को स्लिप में कैच आउट करवा देते हैं। इस तरह भारत कसी हुई बॉलिंग के चलते एक बेहतरीन शुरुआत करता है। जहीर खान अपने पहले 3 ओवर में एक भी रन नहीं देते हैं और जहीर खान ने मैच से पहले भी कहा था कि इस फाइनल मैच में उनके जहन में 2003 की यादें चल रही थी और वो 2003 की गलतियां दोबारा नहीं दोहराना चाहते थे। मिडिल ओवर्स में बैटिंग करने आए महिला जयवर्धने और कुमार संगकारा ने खराब शुरुआत के बाद टीम को संभाला और संगकारा के आउट होने के बाद महिला जयवर्धने ने पारी को तेजी से आगे बढ़ाते हुए 103 रन बनाकर टीम को कोलैप्स होने से बचा लिया। इस तरह श्रीलंका ने 274 रन बना डाले और अब भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए 275 रनों की जरूरत थी। पिच क्यूरेटर सुधीर नायक ने मैच से पहले ही 270 रनों को विनिंग स्कोर बता दिया था। वहीं पिछले 9 में से 2 वर्ल्ड कप पहले बैटिंग करने वाली टीम ने ही जीते थे। इस तरह परिस्थितियां भारत के खिलाफ जा रही थी, लेकिन इन सब के बावजूद भारत को अपनी बल्लेबाजी पर पूरा भरोसा था और अब मास्टर ब्लास्टर और बेखौफ वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरते हैं। लेकिन करोड़ों इंडियन फैंस को सदमा तो तब लगता है जब मैच की दूसरी ही बॉल पर सहवाग मलिंगा का शिकार हो गए। भारत को ताबड़तोड़ शुरुआत देने वाला सहवाग अब करोड़ों उम्मीदों को लेकर पवेलियन जा रहा था। इसके बाद भारत इस सदमे से उभर ही रहा था कि तभी 7वें ओवर की दूसरी ही बॉल पर सचिन भी मलिंगा का शिकार बन गए। अब मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे भारत की धड़कनें। लेकिन तभी गौतम गंभीर का साथ देने के लिए विराट कोहली मैदान पर आते हैं। विराट और गंभीर 83 रनों की एक लंबी साझेदारी कर और इस पार्टनरशिप की सबसे खास बात ये थी कि इसने विकेट बचाने के साथ साथ रन रेट को भी नहीं रुकने दिया और श्रीलंका के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसी बीच 35 रन बनाकर विराट कोहली आउट हो जाते हैं और अब एक बार फिर से भारत को एक पार्टनरशिप की जरूरत थी जो गंभीर के साथ मिलकर भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचा सके। और ऐसे मौके पर भारत की करोड़ों उम्मीदों का मोर्चा संभालने खुद MS धोनी मैदान पर आते हैं और श्रीलंका के साथ साथ भारत को भी हैरत में डालते हुए युवराज की जगह 5वें नंबर पर उतरते हैं। सभी के लिए धोनी का ये प्रमोशन अजीबोगरीब था क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में धोनी का बल्ला खामोश था और पूरे टूर्नामेंट में शांत धोनी का बल्ला फाइनल में खूब गरजा, जिस गरज को सुनकर श्रीलंका के खिलाड़ियों का दिल दहल उठा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूरी टीम का जिम्मा गंभीर अपने कंधों पर संभाले हुए थे और धीरे धीरे भारत को जीत की तरफ ले जा रहे थे। चौथे विकेट के लिए धोनी और गंभीर ने शानदार 109 रन जोड़े, लेकिन अफसोस कि 97 के स्कोर पर गंभीर अपना विकेट गंवा देते हैं और एक ऐतिहासिक शतक से चूक जाते हैं।
लेकिन गंभीर के ये 97 रन कई शतकों के बराबर थे। इसके बाद युवराज सिंह के साथ मिलकर धोनी भारत को जीत के नजदीक ले जाते हैं और आखिर में धोनी ने कुलशेखर की बॉल पर वो ऐतिहासिक स्ट्रोक लगाया जिसके लिए पूरा भारत कई अरसे से बेताब था। अब भारत का 28 सालों बाद वर्ल्ड कप जीतने का सपना हकीकत में बदल गया था। पूरे देश की आंखों से खुशी के आंसू झलक रहे थे। ढोल, थाली, बॉटल्स, जो कुछ भी मिलता भारतीय आवाम उसे पीटकर जश्न मना रही थी। सच्चाई तो ये है कि ऐसा जश्न मैंने तो आज तक नहीं देखा और शायद ही भारत को ऐसा जश्न कभी दोबारा देखने को मिले। सचिन को कंधों में बिठाकर विदाई देने से लेकर गैरी कर्स्टन को कंधे में बिठाकर जश्न मनाना और तिरंगे के साथ मैदान पर वो ऐतिहासिक लम्हे बिताने तक ऐसे कई यादगार लम्हे देखने को मिले जिन्हें भारत का इतिहास कभी नहीं भुला सकता। Probably the rest of our lives. I mean, it's just such a special moment for all of us in the team, and especially for me because being 22 and being able to achieve something like this, and being a part of the world champion team and being able to contribute at an important stage in the finals. You know, I'm feeling on top of the world right now, and it's just an emotional moment for all of us right now, and especially for one man, Sachin Tendulkar, for whom we all put in such an effort to, actually win this World Cup and just give him a special. इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड धोनी को दिया जाता है, जो कि वो डिजर्व भी करते हैं, लेकिन इसके अलावा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड युवराज सिंह को दिया गया था। वैसे तो इस वर्ल्ड कप को जिताने में भारत के सारे खिलाड़ियों का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन ऐसा लगता है कि युवराज सिंह के क्रूशियल कंट्रीब्यूशन को आज लोग भूल चुके हैं। आज कोई भी उनकी बात तक नहीं करता है और वर्ल्ड कप जीतने का सारा क्रेडिट धोनी को दे दिया जाता है। लेकिन वर्ल्ड कप की असल सच्चाई तो ये है कि युवराज ने इस वर्ल्ड कप में भारत के लिए उस वक्त परफॉर्मेंस निकाल कर दी जब वो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे थे। यहाँ तक कि वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए उस मैच में तो उनकी जान तक जाते जाते बची। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो अपने देश के लिए खेलते गए और विश्व कप के सपने को साकार किया। ये 2011 वर्ल्ड कप की खौफनाक सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग आज जानते नहीं या फिर भूल चुके हैं। खैर, असल मायनों में तो सच ये है कि पूरी टीम की बदौलत ही कोई टीम वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट को जीत पाती है। आपकी नजर में 2011 वर्ल्ड कप का असली हीरो कौन है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे बहुत ही शानदार वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।